अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ भी इसे कहते हैं। कोड 460541 और बीबीए में बिजनेस एंड लेबर लॉ के नाम से ये सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इसकी कोर्स बुक आपके सामने डिस्प्लेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट किस नेचर का है, इसके कौन से कंटेंट्स हैं, इस कंटेंट को कैसे आपने स्टडी करना है फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर, और इस कंटेंट को किस तरतीब से आप लोगों ने पढ़ना है। इस हवाले से मैं एक पास पेपर भी आपको दिखाऊंगा और फिर उसका एक सजेस्टेड सोल्यूशन भी आपसे शेयर करूंगा कि इस अंदाज में आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। याद रहे, आप जब इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हर सब्जेक्ट की थोड़ी डिफरेंट नेचर होती है। उस नेचर को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि ये एक लॉ का सब्जेक्ट है। अब लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम ये होता है कि लॉ के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। यानी जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, जो सेक्शंस ऑफ लॉ हैं, उसको खुद से चेंज नहीं करना होता। हाँ, उसकी वजाहत, एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाज में कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल रट्टे लगाए जाएं, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि आपने लॉ को उसके टॉपिक वाइज पढ़ना है और जो वहाँ पे सेक्शंस और बाकी चीज़ें दी हुई हैं उसको उसी तरतीब से आपने लेके चलना है। तो हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी 9 यूनिट्स हैं। इनिशियली 3 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुतालिक हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है पाकिस्तान में, जो जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देन सेल्स ऑफ गुड एक्ट है 1930 का, उसके तहत यूनिट 4 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 1870 का, उसको पढ़ना है। फिर पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, यूनिट 6 और 7 इसके मुतल्लिक हैं। फिर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है यूनिट 8 में, और यूनिट 8 में कैरेज ऑफ गुड्स के लॉज हैं, जो कि इस बुक में तो नहीं लेकिन नोट्स में चेंज कर दिए गए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक भी मिलेंगे। आपके इन सारे यूनिट्स के नोट्स बने हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा पास पेपर भी अटेम्प्ट किया गया है, उसे भी का भी लिंक मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रीफ नोट्स भी हैं और डिटेल नोट्स भी हैं, और फिर इन हर एक यूनिट पे डिटेल में वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आप इस सब्जेक्ट की अच्छी तरह तैयारी कर पाएं। तो मैं आपको ले चलता हूं जी पास पेपर के। इसका पेपर किस तरह आता है। पेपर एआईयू का वही पैटर्न है कि 8 सवाल आएंगे और 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। टाइम 3 घंटे आपके पास होगा और सब्जेक्टिव नेचर का ये पेपर होगा आपके सामने। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो सवाल है, अगर आप उसको देखें, यहाँ पे लॉ में आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है, डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत आपने इन टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करना है, इनकी वजाहत करनी है। जैसे टर्मिनोलॉजीज हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अब याद रहे, इस सवाल के 5 पार्ट हैं और इसके 20 नंबर हैं। तो आपने ये पांचों पार्ट इसी क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं, फिर आप 20 नंबर के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि 2 पार्ट इसके कर दें और फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दें। तो पहले क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है, इसलिए पहले 8 सवाल को अच्छी तरह पढ़ दें। जो 5 आपको अच्छी तरह आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें। और याद रहे, 5 सवाल लाजमी अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि 3 सवाल कर लें या 4 कर लें। जब 5 क्वेश्चंस आपको कहा गया है तो आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। बेशक चौथा या पांचवा सवाल आपको कम भी आता हो, आपकी ग्रिप कम भी हो, इवन देन अटेम्प्ट इट फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, अब ये पहला सवाल जो है इसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, मैं उसका ब्रीफ वे एक आपसे शेयर करता हूँ। अब ये इसका एक सोल्यूशन है जो आपके साथ, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है ऑफर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ऑफर को कैसे डिफाइन किया गया है। An offer is a proposal made by one party, the offerer to another party, जिसको ऑफरी कहते हैं, expressing willingness to enter into contract on specific terms with the intention that it shall become binding once accepted। ऑफर आप किसी को कराते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी को कहते हैं कि आप मुझे 5,000 रुपया दो, मैं आपका मोटरसाइकिल रिपेयर कर दूंगा या एक खास काम कर दूंगा। तो ये आपकी तरफ से एक ऑफर होती है। आप ऑफरर होते हैं, जिसको ऑफर की जा रही होती है वो ऑफर ही होता है। अच्छा, अब लॉ में जब भी हम बात करते हैं तो लॉ का सेक्शन नंबर का हवाला देते हैं। तो लॉ का सेक्शन नंबर 2 है और उसके साथ क्लास ए है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtaining the consent of that another to such an act or abstinence, it is said to make an proposal। अब ये जो कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है, ये जो
सेक्शन 2A लिखा हुआ है। अब ये लॉ की वर्डिंग है जो कि रिलेटिवली कम्प्लेक्स है, थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप चाहें तो ये ऊपर वाली वर्डिंग लिख दें, इस नीचे वाली वर्डिंग को भी अगर आप लिखें तो आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी ये मुश्किल है इसलिए आपके लिए कम्प्लेक्स होगी। नीचे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। An offer must be definite, communicated and capable of acceptance. ऑफर डेफिनेट हो, कम्युनिकेट की गई हो और एक्सेप्टेंस करने के काबिल हो। मिसाल के तौर पे ऑफरिंग टू सेल ए कार फॉर रुपीज 10 लाख इज ए वैलिड ऑफर, अगर कम्युनिकेशन ठीक हो। तो इस तरीके से करके आपने इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, तब आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। इसी तरह सेकंड टर्मिनोलॉजी है एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस इज द असेंट गिवन बाय द ऑफरी टू द ऑफर। जिसको आप ऑफर करें वो जब इसको एक्सेप्ट कर ले तो उसके तहत एक्सेप्टेंस हो जाए तो इसकी बेस पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेक्शन 2B के तहत ए पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज इज अटेम्प्ट्स देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ कंडीशंस अटैच ना हो, एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, जो ऑफर करे उसे बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 10 लाख की गाड़ी बेचना चाहता है और आप उसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो उसके तहत फिर ये एक्सेप्टेंस कन्वे हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे ऊपर थी ऑफर, तो अब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो इसको कैसे हमने करना है? द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड एज स्टेटेड इन सेक्शन 4। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब पूरी होती है जब आप जिसको ऑफर कर रहे हो उसके इलम में भी लाएं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑफर इज सेंट बाय मेल, अगर आप डाक के जरिए भेजें, वो इफेक्टिव उस वक्त होती है जब ऑफरी उसको पढ़े तो उस तक पहुंच जाए और वो उसको पढ़ ले। The offeree must ensure that the offer reach the intended recipient in clear manner. Incomplete communication हो, यानी अगर लेटर रास्ते में खो जाए तो उस सूरत में वैलिड ऑफर नहीं होती। इस तरह जो चौथा पार्ट था क्वेश्चन का, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन का ऑफर का मतलब है, रेवोकेशन इज द विड्रॉल ऑफ एन ऑफर बाय द ऑफरर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होने से पहले आप अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं। सेक्शन 5 में इसके मतलब कहा हुआ है। रेवोकेशन का मतलब है कि आपने ऑफर अपनी खत्म कर दी है। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर से भी एक पहला मरहला होता है। इनविटेशन टू ऑफर इज ए प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन इनवाइटिंग अदर टू मेक एन ऑफर, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए बाइंडिंग प्रपोजल। इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर करने से भी पहले का एक मरहला होता है जिसमें आप दूसरे को कह रहे होते हैं कि आप एक ऑफर कर सकते हैं। तो इस एक्सप्लिसिट डेफिनेशन तो इसकी उस तरह नहीं है, लेकिन इससे मुराद ये ली जाती है, आप ऑफर करने से पहले जो इनविटेशन टू ऑफर वाला आपको प्रोसीजर होता है उसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ए शॉप डिस्प्लेइंग गुड्स विद प्राइसेस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मसलन आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ कुछ चीज़ों की कीमतें लिखी होती हैं, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप उसके बाद ऑफर करते हैं कि मुझे 1 किलो दे दो या इस रेट के हिसाब से दे दो। अच्छा, लॉ में अब एक चीज़ लाजमी आपने करनी है, एक तो आपने टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, दूसरा उसकी एग्जाम्पल साइट करनी है। एग्जाम्पल साइट करने से जो एग्जामिनर है उसे पता चलता है कि आप की ग्रिप इस सब्जेक्ट पे अच्छी है और आप बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपको उसी क्वेश्चन पेपर पर जरा वापस ले चलता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ब्रीफली डिफरेंशिएट अमंग द फॉलोइंग एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अब मजीद 5 टर्मिनोलॉजीज हैं। उनके तहत कहा गया है कि इनके दरमियान डिफरेंशिएट करें: फ्री कंसेंट, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्वारिजन। अब आपकी बुक के अंदर भी इनकी वजाहत की गई है और यहाँ पे भी सोल्यूशन में भी। मसलन फ्री कंसेंट है, उसका क्या मतलब है? सेक्शन 14 के तहत है, फ्री कंसेंट इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि वो कंसेंट जो कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स के बगैर की हो। फ्री कंसेंट का मतलब है कि एक बंदा जो है वो किसी से भी मुआहदा करने में आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, उस पर किसी किस्म का दबाव ना हो, कोई गलती, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। अच्छा, उसके बाद फ्रॉड की क्या डेफिनेशन है? फ्रॉड इन्वॉल्व्स इंटेंशनल डिसेप्शन, जिसमें आप इस धोखे की नीयत से किसी को दूसरे पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं, उसे फ्रॉड कहते हैं। जिसमें आप फॉल्स स्टेटमेंट करते हैं, फैक्ट्स को कंसील करते हैं, छुपाते हैं, या मिसलीड करते हैं कंडक्ट को विद द इंटेंशन टू डिसीव। मिसाल के तौर पे आप एक खराब गाड़ी बेचना चाहते हैं और ये बता के कि ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, तो ये एक फ्रॉड के मानों में आता है। सेक्शन 19 इसके साथ डील करता है। इस तरह मिस्टेक है। मिस्टेक फ्रॉड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मिस्टेक रेफर्स टू एन एरनेस बिलीफ, जिसमें आपका जो बिलीफ होता है वही गलती पे होता है अबाउट ए फैक्ट रिगार्डिंग द एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। अब इसमें दोनों बंदे मिस्टेक पे हो सकते हैं, बाद दफा एक बंदा मिस्टेक पे हो सकता है।
यूनिलेटरल मिस्टेक भी हो सकती है, बायलेटरल मिस्टेक भी हो सकती है। मिस्टेक की सूरत में उसे हम फ्रॉड का मानों में तो नहीं गिनते, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज़ के मुतल्लक हो रहा होता है उस पर दोनों लोग गलती पे होते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन व्हेन ए फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज मेड इनोसेंटली। जब आप किसी चीज़ के फैक्ट्स के मुतल्लक इनोसेंटली स्टेटमेंट दें, आपको ना पता हो लेकिन उस चीज़ के अंदर कोई फलाह हो। तो फॉर एग्जांपल इसकी यह है कि अगर कोई कोई चीज़ बेचने वाला गलती से किसी कार की माइलेज गलत बता दे, अब हो सकता है उसे ये इतना ही पता हो कि ये गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, लेकिन एक्चुअली वो 10 किलोमीटर चलती है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। इस तरह क्वर्जन है। क्वर्जन लफ्ज का मतलब है, क्वर्जन इज द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ए पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू थ्रेट्स और अनलॉफुल प्रेशर। सेक्शन 15 के तहत आता है कि आप किसी को जबरदस्ती, मिसाल के तौर पे आप उस पर बंदूक तान के या और जबरदस्ती किसी को मजबूर करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करते हैं, किसी लाइफ प्रॉपर्टी या अनलॉफुल के काम के तहत, तो उसको क्वर्जन कहते हैं। इसके तहत किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो ये पांचों टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप चाहें तो हर एक की मजीद एग्जांपल दे के मजीद भी वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कीपिंग इन व्यू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 1881 एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। डिसऑनर ऑफ चेक, एंडोर्समेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स, बैंक ड्राफ्ट। अब ये चारों टर्मिनोलॉजीज आपने एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप जाएं, तो मिसाल के तौर पे डिसऑनर ऑफ चेक है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। डिसऑनर ऑफ अ चेक अकर्स व्हेन अ बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड ड्यू टू रीजंस लाइक इनसफिशिएंट फंड, सिग्नेचर मिसमैच या स्टॉप पेमेंट ऑर्डर आए हूं। तो सेक्शन 138 जो है इस लॉ का, उसके तहत आप का जो चेक है वो डिसऑनर हो सकता है। उसके तहत मिसाल के तौर पे आप बैंक को के लिए या किसी के नाम चेक लिख के दें 1 करोड़ का, और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ इस वक्त 30 लाख पड़े हों, तो ये डिसऑनर की सूरत में आता है। डिसऑनर एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है जिसकी जो सजा है वो भी आपको मिलती है। इस तरह एक कॉन्सेप्ट है जी एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट इज द एक्ट ऑफ साइनिंग ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टिपिकली ऑन द बैक टू ट्रांसफर इट्स राइट टू अनदर पर्सन। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत एक चेक है, आपने किसी दूसरे बंदे के आगे पैसे देने हैं, तो बजाय आप चेक के जरिए खुद पैसे निकलवाएं, उस चेक पे ही उस दूसरे बंदे का नाम लिख देते हैं उसकी बैक साइड पे, और वो आगे एंडोर्स हो जाता है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है जी होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु acquires a negotiable instrument in good faith before its maturity एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। तो आपको अगर कोई बंदा चेक देता है किसी अमाउंट को सेटल करने के लिए और उसमें डेट टाइम वगैरह बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं। इस तरह बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट बेसिकली वो एक चेक की टाइप होती है जिसके जरिए एक बैंक की ब्रांच दूसरी बैंक की ब्रांच को स्पेसिफाई करती है कि इस अमाउंट की अमाउंट, ये जो अमाउंट चेक पे लिखी है इसको पे ऑफ किया जाए। तो इस तरह करके आपने टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है। मजीद एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है हर एक के लिए। अगर आप एक एक एग्जांपल साथ साथ साइट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप बैंक ड्राफ्ट में लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹5 लाख इज ए सिक्योर पेमेंट मेथड इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन 4 देखें। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। अब ये दो पार्ट हैं इस सवाल के, 10-10 नंबर के हैं। तो इसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताएं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन ए पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। लॉफुल एक्सक्यूज के बगैर जब आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी गई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। सेक्शन 39 इसके साथ डील करता है। मसलन एक पर्सन ने आपसे एग्री किया कि वो एक खास वक्त में आपको एक चीज़ें डिलीवर करेगा, लेकिन उसने नहीं की, तो वो ब्रीच हो गया। अब उसका इलाज क्या है इसके तहत? फिर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आप जुर्माना तलब कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, इंजंक्शन है, या और इस तरह की प्रोविजंस हैं। अच्छा, फिर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। मिसाल के तौर पे नोवेशन है। नोवेशन का मतलब है कि आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को न्यू वन से रिप्लेस कर देते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ मसलन 10 लाख में एक गाड़ी का, लेकिन बाद में आप दोनों हजरात पार्टीज में एग्री हो गया कि हम गाड़ी का नया मॉडल तय करेंगे जो 12 लाख का होगा, तो नोवेशन हो गई। रिसेशन हो सकता है, आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। फिर अल्टरेशन कर सकते हैं आप कंसेंट के साथ, उसके चेंज टर्म्स चेंज कर सकते हैं। बाद दफ़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मसलन आपने किसी से गंदम का कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उसको 10 बोरियां गंदम देंगे, और गंदम अभी खेत में लगी है लेकिन सैलाब आ गया,
उस सूरत में गंदम सारी ज़ाया होगी, तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है ये एग्रीमेंट। ये भी इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इनको आपको पता होना चाहिए कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ये जो आगे सेक्शन नंबर लिखे होते हैं, इनको बेहतर याद कर लें ताकि आप इन चीज़ों को और वजाहत से एक्सप्लेन कर पाएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें, 5 में एक्सप्लेन दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं पार्टीज की, वो एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को एक्सप्लेन करें। ये एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है जिसमें 3 पार्टीज होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल डेटर होता है, एक गारंटर होता है, और एक श्योरिटी होता है। तो उसमें जो श्योरिटी के राइट्स कौन से होते हैं, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को श्योरिटी ली होती, इसका राइट ऑफ सब्रोगेशन होता है कि क्रेडिटर को पे करने के बाद जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के राइट्स जो होते हैं डेटर के अगेंस्ट वो ले सकता है। एडमनिटी का राइट होता है, मसलन ये इसमें श्योरिटी वो पर्सन होता है जो किसी की जब दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक कहता है जी कि मैं आपको लोन देता हूँ 1 लाख, और दूसरे बंदे को, और एक तीसरा बंदा कहता है ठीक है आप उसे लोन दें, मैं गारंटी देता हूँ कि ये वापस करेगा, अगर वापस नहीं करेगा तो मैं अपने बिहाफ पे करेंगे। और अगर वो बंदा वापस नहीं करता तो ये जो श्योरिटी है इससे मांगा जा सकता है। तो फिर इसका राइट टू अडमनिटी होता है। जिस बंदे का लोन इसने अपनी जेब से पे किया उसके अगेंस्ट ये उस बंदे से वो पैसे तलब कर सकता है। राइट टू कंट्रीब्यूशन होता है, अगर मल्टीपल श्योरिटीज एग्जिस्ट करें हो तो हर श्योरिटी ने कंट्रीब्यूट करना होता है। राइट टू बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज होता है। इस तरह अगर हम श्योरिटीज की ड्यूटीज की बात करें तो उसकी ड्यूटी होती है टू पे ऑन डिफॉल्ट। अगर जो डेटर है वो अपना ऑब्लिगेशन फिल ना करे तो उसने पे करना होता है। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ होता है, और ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट होता है। ये इसकी 3 मेजर ड्यूटीज होती हैं। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर होते हैं, इनकी भी एक्सप्लेन की गई हैं। मसलन जो क्रेडिटर है उसका राइट है कि वो पेमेंट डिमांड करे जब वो किसी को लोन दे इनके, और इसके बाद जो प्रिंसिपल डेटर है शुड मस्ट indemnify the surety for payments made and perform the original obligation। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज डिस्कस हुए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ब्रीफली यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड एक्शन सेल्स। अब 2 कॉन्सेप्ट ये पूछे हुए हैं। अगर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें एक सेलर ट्रांसफर करता है, एग्री करता है कि वो एक गुड्स की प्रॉपर्टी जो जो है वो या पोजेशन जो है बायर को ट्रांसफर कर देगा फॉर ए प्राइस। अब इसके इसेंशियल्स हैं, इसमें 2 पार्टीज होती हैं, गुड्स होती हैं जिनको बेचा जा सके, प्राइस होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, और एग्रीमेंट उसके तहत होता है। मसलन एक बंदा एग्रीमेंट करता है कि वो दूसरे को लैपटॉप 50,000 का सेल कर देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जी इसमें एक्शन सेल। एक्शन सेल से मुराद है एक्शन सेल इज ए पब्लिक सेल वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। मसलन आपने अक्सर बोली लगती देखी होगी, जब वो मुख्तलिफ कीमतें बोल रहे होते हैं तो जो हाईएस्ट प्राइस कोट करता है उसे वो चीज़ बेच दी जाती है। तो एक्शनर सेल की कुछ फीचर्स हैं, जैसे एक्शन उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके उसमें रिजर्व प्राइस होती है, एक मिनिमम प्राइस होती है। उसके अलावा एक्सेप्ट करने से पहले पहले जो बिडर है वो अपनी बिड वापस ले सकता है। तो इस तरह की एक्शन सेल्स के साथ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप साथ एग्जांपल भी साइट कर सकते हैं और मजीद भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन 7 की बात करूं तो पार्टनरशिप क्या है और उसके एसेंशियल डिस्क्राइब किए जाएं। क्वेश्चन 7 के अंदर पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। इसमें कहा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। इसके अगर इसेंशियल्स की बात की जाए तो फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। एक तो इसमें एग्रीमेंट होता है, फिर इसमें लाजमन प्रॉफिट मोटिव होता है। विदाउट प्रॉफिट मोटिव को पार्टनरशिप नहीं होती। प्रॉफिट शेयरिंग होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, जितने लोग भी मिल के काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर होते हैं, एंड 2 और मोर पर्सन होते हैं। इसमें सिंगल पर्सन की पार्टनरशिप इस तरह नहीं हो सकती। तो ये इसकी एसेंशियल्स है। मजीद भी आप इसमें एग्जाम्पल भी साइट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेबर लॉ के हवाले से है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन की बात की गई और वर्कर वेलफेयर बोर्ड की। इन दोनों इदारों के मतलब कहा गया है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 के तहत बनाया गया है, कि जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, लेबर और मैन्युफैक्चरर या जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को कैसे बेहतरीन रखना है, ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयर जो हैं उनके दरमियान बेहतर काम हो सके।
फिर ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स जो हैं उनको रजिस्टर किया जा सके, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को एड्रेस किया जा सके, मसलन मजदूरों को अगर कम मजदूरी पे की जा रही हो और काम ज़्यादा लिया जा रहा हो। इस तरह वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, ये भी एक वर्कर वेलफेयर बोर्ड है जो वर्कर वेलफेयर ऑर्डिनेंस 1971 के तहत बनाया गया है। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाउसिंग, एजुकेशन और मैरिज के लिए, वर्कर्स के चिल्ड्रंस के लिए प्रोवाइड करता है। वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के तहत स्कूल, हॉस्पिटल्स और इस तरह के इदारे इस्टेब्लिश करता है। और इसके अलावा सर्टन ग्रांट, सब्सिडीज वगैरह ये प्रोवाइड करता है वर्कर्स को। तो ये स्टूडेंट्स, हमने इसके पास पेपर का सोल्यूशन देख लिया। ये जो सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ये जितने भी नोट्स मैंने आपको बताए, इनको मैं एक दफ़ा व्यू इधर आपको करा देता हूँ। ये जो नोट्स हैं ये डिटेल में भी नोट्स हैं और ब्रीफ नोट्स भी हैं। इनका भी लिंक, ये तकरीबन 30 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह कर लें। ये आपका सारा सिलेबस कवर करते हैं, तो इनका भी लिंक मौजूद है। इसके अलावा हर एक जो यूनिट है उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है, वीडियो लेक्चर मौजूद हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं उनके लिंक्स, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, देखें ये लॉ का पेपर है। लॉ के पेपर में आपने एक तो उस पॉइंट को जैसे इस तरह एक्सप्लेन करना होता है, और आप देखेंगे हर एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल कोट की गई है, एग्जाम्पल साइट की गई है, तो एग्जाम्पल भी आपने साथ साथ बयान कर दी है। तो आई होप मैंने ये नेसेसरी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब आप लोगों ने इसको एक दफ़ा गो थ्रू करना है। ये जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं ये मैक्सिमम आप देख लें तो ये डिटेल नोट्स तो 80-90 पेजेस के हैं और ब्रीफ नोट्स 20-25 सफ़े के हैं। तो उनको आप देख लें ताकि लॉ की जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके सामने हो जाएं। और जब आपने पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है तो कोशिश करें कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के साथ फिर उसके साथ एग्जाम्पल कोट करें। और लॉ का सेक्शन नंबर अगर साथ लिख देंगे तो आप और ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको नेसेसरी गाइडेंस मैंने इस हवाले से दे दी है। इन केस इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, नोट्स का लिंक भी मौजूद है और पास पेपर के सोल्यूशन का भी। जी स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया।